Hello, very good morning, my dear students. I would like to welcome you all in this social science lecture. In our previous lecture, we are discussing about the extinction of wildlife animals. And after that, today we are going to start the new topic reasons for the destruction of wildlife. So, without wasting so much time, let us start the topic. रीज़न फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो भी वन्य जीव है उसके डिस्ट्रक्शन यानी कि उसके विनाश होने के क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहला तो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट टॉपिक, ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। इंसानों का ज़्यादातर जंगलों के अंदर जाना, जंगलों के अंदर की जो गतिविधियां है वो बढ़ाना, उसके कारण जो जंगल है, जंगलों का विस्तार है वो कम होता जाता है और वहाँ का जो नेचुरल हैबिटेट है यानी कि कुदरती निवास स्थान वन्य जीवों का वो भी नाश होता जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग दे आर इन डेंजर। सेकंड इज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। हमारे सिविलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रभाव के कारण और खास करके शहरों का आगे बढ़ना, तो उसके खातिर हम जंगलों की बलि चढ़ा रहे हैं। या तो कोई पुल बनाने के लिए या तो कोई वैली बनाने के लिए, ब्यूटीफुल स्पॉट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जंगलों का विनाश करते जाते हैं। सो जंगलों का विनाश यानी कि जंगल के प्राणियों के निवास स्थानों का विनाश। तो वो लोग कहाँ पे जाएंगे? सो बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट दे लूज देयर नेचुरल हैबिटेट एंड थस द रिडक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल इज टेक्स प्लेस। उसके बाद थर्ड, हंटिंग द एनिमल्स टू ऑब्टेन हेयर, स्किन, बोन्स, horns और nails is also responsible। कई प्राणी ऐसे होते हैं कि जिसकी हड्डियाँ, उसके चमड़े, उसके बाल, उसके सींग या तो उसके नाखून इतने बड़े दामों में बाहर बेचे जाते हैं कि उससे लाखों या तो करोड़ों की कमाई हो सके। सो वो भी एक रीज़न हो सकता है उसके डिस्टिंक्शन का। The over-exploitation of forest made by men for his greedy motives such as roads, multi-purpose projects, mining minerals, expansion of new settlements or cities। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंसानों की बढ़ती लालच के कारण जंगलों का विनाश होता जा रहा है। फॉरेस्ट लैंड्स आर बीइंग एनक्रोच्ड फॉर ग्रास, फ्यूल फॉर ग्रेजिंग। फ्यूल के लिए या तो फिर ग्रास के लिए, ग्रेजिंग यानी कि चराई के लिए। जो प्राणी है, पशु है, पालतू पशु है, उनको खाना खिलाने के लिए जब ले जाते हो तो जमीन के ऊपर का जो स्तर है वहाँ पे वो ले जाते हैं, वो खिलाते हैं, तो ज़मीन जो है उसके ऊपर का जो हरियाली का स्तर है वो कम होता जाता है। एंड थस द सॉइल इरोडेड एंड थस द फॉरेस्ट विल डिस्ट्रक्ट। द फॉरेस्ट फायर एनगल्फ्स मेनी स्पीसीज। व्हेन द फॉरेस्ट फायर occurs at the time of rearing the young ones of the birds or hatching the eggs, it creates a negative impact on the number of wildlife animals। तो इसके कारण जंगलों में जब भी आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे शहर नज़दीक आते हैं वैसे वैसे इंसान भी नज़दीक आएंगे और कुछ ना कुछ वजह से, या तो वो नेचुरल हो या तो आर्टिफिशियल हो, उस वजह से अगर जंगलों में आग लग जाए तो इस आग की वजह से जो तभी के प्राणी है यानी कि यंग वंस, जो अभी फूल फाल रहे हैं यानी कि 2-3 साल के जो एनिमल्स होते हैं, या तो जो जिन माता ने बच्चों अंडे दिए हैं बच्चों के लिए, तो उस प्राणियों का एक्सटिंक्शन होता जाता है जंगलों की आग के कारण। सो ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स मेनी एनिमल्स विदाउट एनी अबॉर्ड कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ मैन एंड समटाइम्स इवन लॉस देयर लाइव्स। सो निवास स्थानों के विनाश के कारण जंगल के प्राणी जो है, आज हम फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, દીપડો શહેરમાં દેખાયો, સિંહનું ભવનાથ તળેટીમાં વિચરણ, બગસરામાં દીપડો દેખાયો, અમરેલીની હદમાં સિંહોનું આગમન। तो जंगल के प्राणी जंगल को छोड़ के बाहर क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि हम जंगल के अंदर घुसते हैं और हम उनके जो कुदरती निवास स्थान है उनका विनाश करते हैं। सो कभी कभी बार मैन टू एनिमल फाइट्स भी होते हैं और उस कभी कभी फाइट्स के अंदर जंगल के प्राणी को अपना जीवन भी बलिदान कर देना होता है। Hunting to procure biomedicine or things which make perfume also bring the species on the verge of extinction। कुछ ऐसे सुगंधी पदार्थ होते हैं कि जो कुछ प्राणियों में से मिलते हैं, इसलिए उनका शिकार किया जाता है और ऐसे प्राणी अभी लुप्त होने की कगार के ऊपर है। Then after
मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कैसे कैसे स्टेप्स हम ले सकते हैं। सबसे पहले है इट इज नेसेसरी टू चेंज अवर एटीट्यूड एंड परसेप्शन टुवर्ड द फॉरेस्ट। जंगलों के प्रति हमारा जो स्वभाव है वो हमें बदलना चाहिए। हम जंगलों को देखते हैं अनलिमिटेड इनकम के तौर पे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारी एक भूल है। इट मस्ट बी प्रिजर्व्ड, इसे हमें संभाल के रखना चाहिए, तभी ही हमें वाइल्ड लाइफ एनिमल के अंदर बढ़ोतरी होगी और हमारी इकोसिस्टम बैलेंस रहेगी। मेंटेन द बैलेंस ऑफ नंबर बिटवीन द हर्बीवोरस एंड द कार्निवोरस इन द फॉरेस्ट। हर्बीवोरस यानी कि ऐसे प्राणी कि जो वेजिटेरियन है, और कार्निवोरस यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन है। अगर वेजिटेरियन प्राणी ही जंगल में सलुप्त होते जाएंगे तो कार्निवोरस किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, वो खाने की शोध में जंगलों से बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, सो वी शुड मेंटेन दी बैलेंस बिटवीन कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज टू बैन हंटिंग, यानी कि शिकार के ऊपर तो आज भी बैन लगा दिया गया है। इट इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी इफ यू आर डूइंग सो। So those laws should be implemented very harshly. Heavy punishment should be inflicted for illegal mining in forest area and a fine should be imposed. यानी कि जुर्माना तो भरना ही होगा, लेकिन उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा भी तय कर लेनी चाहिए। It is necessary to make such arrangements which would not disturb the animals during their procreative period. यानी कि रिप्रोडक्शन का जब भी प्राणियों का पीरियड हो तभी ऐसा होना चाहिए कि प्राणियों को कोई भी तरीके की डिस्टरबेंस उसके पीरियड में ना होता हो। A study should be made about the likely effects of fisheries, forest gatherings or tourism in the forest and steps should be taken accordingly. जंगलों के अंदर लोगों के घूमने जाने से, फॉरेस्ट के अंदर मिलने से या तो टूरिज्म की वजह से क्या क्या इफेक्ट होती है उसका एक अभ्यास करना चाहिए, और उसकी क्या प्रोज और कॉन्स है उसके बारे में जानकारी लेके उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए। Programs should be arranged to bring widespread awareness in the society. एक लोगों से कुछ काम नहीं हो सकता, अगर एक साथ बढ़ के हम इस दिशा के अंदर सोचना शुरू करें तो फिर कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकते हैं। If the wildlife protection force is inactive, then pressure should be brought on them and this work should be given priority. अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन यानी कि जो जंगलों की रक्षा करने वाले लोग हैं उसको इनएक्टिव ही कर दे तो उनके ऊपर प्रेशर लाना चाहिए कि आप जंगलों की रक्षा के लिए हो और आपको जंगल की रक्षा करनी है, और उनके काम को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मतलब वो कुछ भी एक्शन ले तो उसके खिलाफ कोई भी विरोध नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस आर दी प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर टेकन द केयर ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम। कुछ ऐसे एनिमल्स है कि जिसको बचाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी योजनाएं तैयार की गई है। लेट अस सी व्हिच आर दे। Some schemes are implemented in India to protect the wildlife. Under these schemes, some projects are started for those animal species which are in danger or which are likely to be extinct in near future. Let us know about some of these projects in brief. Tiger Project. As per one estimate, there were more than 40,000 tigers in India in the beginning of 20th century. 20वीं सदी के आसपास भारत के अंदर तकरीबन 40,000 बाघ थे, टाइगर्स थे। Due to unrestricted illegal hunting and deforestation, there was a big danger for the existence of tigers. Illegal यानी कि शिकार जो किए जाते हैं अन्यायी तौर से, उसके कारण बाघों की संख्या के अंदर भारी कटौती आई। जो टाइगर्स है उसका चमड़ा, उसके नेल्स, उसके दांत, उसकी स्किन, इसका इस्तेमाल ये सब लोग डेकोरेटिव चीज़ों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। सो इसके लिए बहुत ही इलीगल हंटिंग हुआ और उसकी वजह से जो टाइगर्स की तादाद है वो काफ़ी कम होने लगी। इन सच सर्कमस्टांसेस दिस प्रोजेक्ट टू सेव टाइगर वाज स्टार्टेड इन 1971। प्लीज टिक मार्क इट। इसी प्रक्रियाओं के कारण प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1971 में शुरू हुआ। अंडर द प्रोजेक्ट अ सीरीज ऑफ स्टेप्स आर टेकन टू कीप देयर नेचुरल हैबिटेट प्रोटेक्टेड and to maintain ecological balance at national level. So what is the ultimate motive of the Tiger project? To keep their natural habitat protected, यानी कि उनके कुदरती निवास स्थान है उनकी रक्षा की जाए, and to maintain ecological balance at national level.
यानी कि उसके, ये कार्निवोरस एनिमल है तो उसके सामने हर्बीवोरस भी उतने ही होने चाहिए, और यह बैलेंस बनाए रखने के लिए। टिल नाउ दिस प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन अबाउट 44 रीजन्स। 44 ऐसे राज्य है कि जिसके अंदर 44 ऐसे प्रदेश है कि जिसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। थिंग्स टू नो, लेपर्ड बिलोंग्स टू कैट फैमिली। इट होल्ड्स स्मॉलर स्टेचर कंपेयर टू लायन एंड टाइगर। स्टेचर यानी कि उसके ऊपर जो डॉट्स होते हैं वो। इट इज फाउंड एवरीवेयर इन इंडिया। इट इज ऑल्सो फाउंड इन डार्क ब्लैक कलर। अभी एक नेशनल जियोग्राफी के फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन में एक बहुत ही खूबसूरत लेपर्ड ब्लैक कलर की इमेज दिखाई दी गई थी, जिससे हमें मोगली की याद आ गई थी, बगीरा जिसमें जो था। इट इज फाउंड इन लार्ज नंबर इन द फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के अंदर काफी दिखाई देते हैं लेपर्ड। आप अभी तो मैं कई फ्रीक्वेंटली दिनों से देख रहा हूं कि लेपर्ड जो है उसकी तादाद इतनी बढ़ रही है कि वो जंगलों को छोड़ के शहरों के अंदर आने लगे हैं। सो दिस इज अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि जंगल के विनाश होने के कारण फ्रीक्वेंटली वो लोगों के ऊपर हमला भी करते हैं। दे आर मैन ईटर्स, लेपर्ड आर मैन ईटर्स। जनरली the lions are not man eaters, but the leopard and the cheetah are man eaters. It often comes to human settlements, people unknowingly call it cheetah also. इसमें डिस्टिंग्विश कर पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि लेपर्ड के ऊपर जो डॉट्स होते हैं वो काफी मोटे मोटे होते हैं, और चीता के स्किन के ऊपर जो डॉट्स होते हैं वो काफी छोटे छोटे होते हैं। चीता, it is totally extinct from the forest in India. Today it is found in Africa in its natural habitat. In India it is found in a captive state only. Zoo, यानी कि चीता जो है वो भारत के अंदर से एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब लुप्त हो चुका है। यानी कि भारत के अंदर कहीं पर भी हम डॉटेड ये कैट फैमिली का प्राणी देखते हैं तो वो लेपर्ड ही होता है, वो चीता नहीं होता। तो कई कई जगहों पे चीता को रखा जाता है, लेकिन वो प्रोटेक्टेड रीजन है, जैसे कि जू सक्करबाग के अंदर आप जाओ जूनागढ़, तो वहां पे आपको ये देखने को मिलता है। सेकंड प्रोजेक्ट इज एलिफेंट प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1992। कीप इन माइंड, ये टिक मार्क भी करिएगा सभी लोग। दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1992। Its main objective was to provide the elephants protection to their natural habitats and to protect habitats and their migratory corridors. Today, there are about 26 protection zones for elephants in the country. After the implementation of this project, there has been an increase in the number of elephants in the forest. So, ऐसे संरक्षण के लिए जो कदम उठाए जाते हैं वो काफ़ी मददगार भी साबित होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से लोगों के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन आता है और उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स जो है वो प्रोटेक्ट होते हैं। राइनो प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वन हॉर्न राइनो, एक सिंगी गेंडा। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द राइनोज आर फाउंड इन आसाम स्टेट। आसाम के अंदर काफ़ी ये पाए जाते हैं वन हॉर्न राइनोज। These are also found in less numbers in सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल। जो पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरबन के जंगल है वहां पर भी काफी पाए जाते हैं। According to the strategy of Rhino Vision to 2020, an increase in the number of rhinos is targeted at 3,000। 3,000 तक इसकी संख्या बढ़ाने की संभावनाएं है राइनो प्रोजेक्ट के अंतर्गत। One horned Indian rhino. It is seen in the marshy regions of Brahmaputra and Sundarban. It is hunted for preparing medicine from its horns. इसके सींग से काफी मेडिसिन बनाई जाती है, इसके लिए इसका शिकार भी बहुत होता है। सो गवर्नमेंट, दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग दिस प्रोजेक्ट वन हॉर्न राइनो। इट इज हर्बीवोरस एनिमल, क्वाइट इंटरेस्टिंग। राइनो इज अ हर्बीवोरस एनिमल, मींस वेजिटेरियन एनिमल। ड्यू टू द अटेम्प्ट्स ऑफ इट्स प्रोटेक्शन इट्स नंबर इज इंक्रीज्ड। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट। This species of alligators which is found in freshwater was on the verge of extinction in the decade of 1970. The government of India took timely steps to start this project. 1917 के अंदर लुप्त होने की कगार पे क्रोकोडाइल्स आ गई थी, लेकिन गवर्नमेंट के इसके लिए स्टेप्स उठाए हैं प्रोजेक्ट के लिए। सो दिस इज द स्मॉल इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट। वल्चर प्रोजेक्ट, गिद्ध, जिसे एनवायरमेंट क्लीनर के नाम से भी जाना जाता है। वल्चर इज द क्लीनलीनेस वर्कर ऑफ द नेचर। It eats the meat of dead animals. There are about 9 subspecies of vulture in India. Due to unusual decrease in its number, this project was started in 2004. खास एक साल याद में रखिएगा कि वल्चर प्रोजेक्ट जो है वो कब स्टार्ट हुआ। वल्चर इज ऑल्सो नोन एज द क्लीनलीनेस वर्कर ऑफ द नेचर, ठीक है, बिकॉज दे ईट द डेड एनिमल्स मीट। स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, खास करके
ठंडे प्रदेश के अंदर पाए जाने वाला लेपर्ड, उसके लिए जो प्रोजेक्ट डेवलप किया गया वो है स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट. This species, which is found at an altitude of about 3000 meters in Himalayas, lives in snow only. This project was started in 2000. Take a note, underline it, with the purpose to increase the knowledge about snow leopard among the local people. So the people would be aware to protect it. यानी कि 2000 के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया लोगों के अंदर इसके बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए. सो द पीपल वुड बी अवेयर टू प्रोटेक्ट इट. और लोगों को भी समझ में आया बाद में कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए. बिसाइड्स दिस अदर मैनी प्रोजेक्ट्स आर देयर टू प्रोटेक्ट सम एनिमल्स विच आर एट अ वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. ओके, सो आपको इसमें मेजरली टाइगर प्रोजेक्ट, राइनो प्रोजेक्ट और वेट अ सेकेंड एलिफेंट प्रोजेक्ट के बारे में याद रखना है. ठीक है, दैट्स इट. ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है. Sanctuaries, national parks and bioreserves, our next topic. To protect the wildlife animals, we need to protect their natural habitat. It is the compulsory steps that we need to take. क्योंकि अगर हमें जानवरों को बचाना है तो उनके घरों को बचाना होगा, क्योंकि घर के अंदर जब भी जानवर रहते हैं तो वहां पे वो प्रोटेक्टेड रहते हैं. ठीक है, सो फॉर दैट पर्पस गवर्नमेंट डिसाइड टू प्रोटेक्ट सर्टेन रीजन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, एंड फॉर दैट पर्पस दे आर forming the sanctuaries, national park and bioreserves. Sanctuary is the smaller area, national park is bigger than sanctuary, and bioreserves is the biggest area compared to sanctuaries and national park. Okay, so let us know about this three protected regions for the wildlife animals. Sanctuary, इसके अंदर यानी कि अभयारण्य जिसे जाना जाता है, हमारे यहाँ पे गुजरात में गिर अभयारण्य है तारी के पास. ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड विद इन सर्टेन लिमिट. कुछ छूट-छाट के साथ लोगों को वहां पे परमिशन दी जाती है. डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कैन बी अलाउड टू ग्रेज आफ्टर ड्यू परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज. यानी कि वहां के जो लोकल लोग हैं उनको वहां पे चराने की भी परमिशन दी जाती है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सम स्पीशीज. द सेंचुरी कैन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर सर्टेन प्रोसेस. सेंचुरी जो है वो कुछ स्पीशीज ऐसी प्रजातियां हैं कि जिनको बचाने के लिए किया जाता है, बनाया जाता है, और गवर्नमेंट कुछ प्रोसेस करने के बाद ऐसा जोन बना सकती है. पेरियार, चंद्रप्रभा, एत्तुरनागरम आर फेमस सेंचुरीज. ठीक है, तो देखो यहाँ पे पिक्चर इज क्लियर, देन आफ्टर आई विल टेल. नड़ सरोवर, वेड़ावदर नेशनल पार्क्स है, और यहाँ पे जामनगर के पास बर्ड सेंचुरी भी अवेलेबल है. सेकंड है नेशनल पार्क. कंपेयर टू द सेंचुरी दिस इज मोर प्रोटेक्टेड जोन. यानी कि सेंचुरी में रिस्ट्रिक्शन कम होते हैं, लेकिन नेशनल पार्क्स के अंदर रिस्ट्रिक्शन है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं. मोर देन वन इकोसिस्टम इंक्लूडेड हियर. एक से ज्यादा इकोसिस्टम्स यहाँ पे होते हैं. देयर इज अ कंप्लीट बैन ऑन एनिमल ग्रेजिंग. यहाँ पे प्राणियों को चराने के लिए कुछ भी परमिशन नहीं दी जाती है. इट इज नॉट सेंटर्ड अराउंड वन स्पीशीज एज इट इज इन अ सेंचुरी. यहाँ पे कोई एक प्रजाति को बचाने के लिए प्रयास नहीं किए जाते, कई सारी प्रजातियां यहाँ पे निवास करती हैं. इट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. राज्य और केंद्र की सरकारों को दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसको बनाते हैं. ठीक है, काजीरंगा, कॉर्बेट, वेड़ावदर, मरीन नेशनल पार्क, गिर, दच्चीगाम, ETC एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स. राष्ट्रीय अभयारण्य जिसे कहा जाता है. ठीक है, बायो रिजर्व जोन्स, इट इज बिगर देन द नेशनल पार्क्स. इट इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नॉर्म्स. देखा मैंने आपको कहा था कि सेंचुरी इज द स्मॉलर, नेशनल पार्क इज बिगर देन द सेंचुरी, एंड बायो रिजर्व इज द बिगेस्ट रीजन वेयर द एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, एंड इट इज फॉर्म्ड अंडर द इंटरनेशनल नॉर्म्स. द पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ एनी रीजन. बायो रिजर्व के अंदर सिर्फ प्राणियों की नहीं, लेकिन कुछ इंसानों की प्रजातियां भी ऐसी है कि जिसको बचाना जरूरी है. वो काफी
लंबे अरसे से वहां पर रह रही है। जैसे जैसे कुछ कुछ आइलैंड है, वहां पे कुछ इंसानों की प्रजातियां हैं कि जो अभी तक हमारी नॉर्मल सिविलाइज्ड पीपल की कांटेक्ट में नहीं आई है। Besides the vegetation, insects and land of that area, the lifestyle of the people living there is protected. मैंने जैसे कहा कि जो खास तरीके की प्रजाति है, जैसे कि कुछ कुछ जगह पे, जैसे कि गिर है तो वहां पे आदिवासी प्रजाति बसती है, तो वहां पे उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर जोन बनाया जाए तो उसे बायो रिजर्व जोन्स कहा जाता है। जमीन, इंसेक्ट्स और वेजिटेशन को बचाने के उपरांत अगर लोगों की संस्कृति को बचाने के लिए जो जोन क्रिएट किया जाए उसे क्या कहा जाता है? बायो रिजर्व जोन्स। Special arrangements are created for research and training about bioreserves. In such proclaimed area, all external human movements are totally restricted. मतलब वहां पे इंसानों की गतिविधियों को 1% की भी छूट-छाट नहीं दी जाती। The average area of such zone is larger than 5,000 square kilometers. 5,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा इसका एरिया होता है। नियर अबाउट एक छोटे से गुजरात जितना। नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, पंचमढ़ी एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड टू बी द इम्पोर्टेंट बायो रिजर्व्स ऑफ द नेशन, क्योंकि वहां पे उस आइलैंड के ऊपर जैसे कि निकोबार है, मन्नार, गल्फ मन्नार की खाड़ी जो है, वहां पे कुछ कुछ ऐसी प्रजातियां पाई जाती है कि जो काफी लुप्त होने के कगार के ऊपर है। The run of Kutch of Gujarat was declared as a bioreserve zone in 2008 for the protection of its special environmental condition. यानी कि कच्छ के रण की एक विशिष्टतम वातावरण की परिस्थिति के कारण उसको बायो रिजर्व जोन के रूप में डिक्लेयर किया गया है। गुजरात के अंदर एक बायो प्रोटेक्टेड जोन है, यानी कि बायो रिजर्व्स है। वो कौन सा? कच्छ वाला। 4 नेशनल पार्क्स है और 23 सेंचुरी है। और पूरे भारत में 18 बायो रिजर्व्स, 103 नेशनल पार्क और 531 सेंचुरी है। दिस फैक्चुअल डेटा यू शुड रिमेंबर फॉर द एग्जामिनेशन। Developmental process is inevitable, but along with it, it is necessary that we keep in mind its all effects on the entire life system while planning. Wherever one species is completely destroyed or it is in danger, the results of the disturbance in food chain are far reaching. यानी कि एक प्राणी के खत्म होने के कारण उसकी जो इफेक्ट है वो उसके ऊपर की चेन में होती है। जैसे कि हमें फूड सिस्टम में मालूम है कि एक के ऊपर एक इंसेक्ट्स डिपेंडेंट है। इन फूड चेन every insect has a specific role. If a life is lost, the entire structure experiences disturbance. If one species is removed, the natural system breaks down in long run. अगर एक प्रजाति की भी लुप्ति हो जाए, अगर वहां से वो एक्सटिंक्ट हो जाए, तो उसकी असर बहुत लंबे समय पे हमें दिखने पे मिलती है। This effects reach man very late, hence we are not aware of it. इंसानों के अंदर भी पहुंच सकती है, लेकिन इसको लंबा समय लग जाता है, इसलिए हमें इसका पता नहीं चलता और हम इससे माहितगार नहीं है। Those environmental dangers which we are following are the result of carelessness developed before decades. If we have a planned development, there will not be any problem. Friendly approach with the environment is the need of present day. अगर हमें इस प्रकृति के विनाश से बचना है तो हमें जंगलों का, प्राणियों का, पक्षियों का और इस कुदरत का ध्यान रखना होगा और उसको नज़र में रखते हुए ही हमें हमारे स्टेप्स उठाने होंगे, तभी ही हम सरवाइव कर पाएंगे, ऐसा इस चैप्टर के एंड में कहा जाता है। ये थिंग्स टू नो में जो 2 दिए गए, हिड़ोत्रो और डुगांग, ये 2 अलग अलग एनिमल्स का नाम है, वो थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो एंड होता है। थैंक यू।